चलो दोस्त, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु क्लास 10th। शिक्षा सेतु के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्त। याद रखना, शिक्षा सेतु 10th के याद रखना, ये बहुत प्यारा सा आज का लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले पॉलिटिकल साइंस, क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। आपको पता है कि जो सामाजिक विज्ञान जो एग्जाम होता है आपके क्लास 10th में, मैट्रिक के एग्जाम में, वो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस एसएसटी में 5 बुक, 4 कम से कम बुक पढ़ना है। अब पहले तो 5 था, अब 4 हो गया, लेकिन अभी भी 5 ही पढ़ना है। आपदा प्रबंधन ले लो, ठीक है ना? एक इतिहास है, उसका राजनीतिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, आपदा प्रबंधन है। सब मिलाकर आपको सामाजिक विज्ञान बनता है, सोशल साइंस बनता है। उसमें से एक बुक है आपका राजनीतिक विज्ञान, जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसमें आपको टॉप 30 वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर सेलेक्ट करके लेके हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर मात्र 30 क्वेश्चन याद कर लोगे, जो 2 दिन का काम है, एक दिन में 15 क्वेश्चन, एक दिन में 15 क्वेश्चन, क्योंकि डिफिनीशन इतना इजी से आपको पढ़ा देंगे ना, इतना प्यार से, एकदम फिगर के साथ, एकदम प्यार वाला, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट एक बार शेयर कर देना दोस्तों मित्रों में। और आज का लेक्चर शुरू करते हैं राजनीतिक विज्ञान का। तो समझ गए होंगे आज पूरे थ्योरी क्या मैंने बताया। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको फिगर में एक नजर आ रहे होंगे, हमारे जयप्रकाश नारायण है, ठीक है ना? ये हमारे जयप्रकाश नारायण है, और ये बेसिकली 1974 की बात है। 1974 कब? 1974 की बात है। और ये जो लोग खड़े हैं वो गांधी मैदान में है। गांधी मैदान में, ठीक है ना? ये गांधी मैदान में लोग खड़े हैं, ठीक है? तो गांधी मैदान में लोग खड़े हैं और ये भाषण दे रहे हैं। जयप्रकाश नारायण भाषण भाषण दे रहे हैं। और उस समय इतना भयंकर भाषण दिए थे उन्होंने, जिस समय छात्र को इतना ना, मतलब एथी कर दिए, छात्र आंदोलन करवा दिए थे। वही कहता है, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो प्रमुख कारण ये थे, ये हमारे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना, जिनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण का लोग कहता है। और बहुत प्यारा सा इन्होंने भाषण दिया था और मजा आ गया था, ठीक है ना? देखो, छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, ये क्वेश्चन 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। चलो हम बात करते हैं क्या थे, ठीक है ना? देखो, सन 1974 के बिहार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ। मेरे दोस्त, कहा गया कि 1974 में बिहार के लोक नायक जयप्रकाश नारायण, क्योंकि ये आपको नजर आ रहे हैं फिगर में, ये बेसिकली भाषण दे रहे हैं, संपूर्ण क्रांति भाषण, ठीक है ना? ये भाषण दे रहे हैं, भाषण, जिसको संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया भाषण का। और 1974 में, कब? 1974 में, ठीक है ना? 1974 में पटना के गांधी मैदान में। तो ये कहता है, सन 1974 में बिहार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ, जिससे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया, जिसे हम संपूर्ण क्रांति का नाम देते हैं, क्योंकि इस भाषण दे रहे थे, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। और आपको क्लास 12 में आपको याद रखना, संपूर्ण क्रांति को आपको हिंदी में चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना? तो संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य कारण बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, इसका मुख्य कारण बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई महंगाई और भ्रष्टाचार था। यानी कि छात्र आंदोलन का मुख्य कारण बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार थी। इस आंदोलन का मुख्य कारण भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना और कांग्रेस सरकार के तानाशाह शासन से देश को बचाना था। दोस्त, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ 1974 में, ठीक है ना? जिसका मुख्य कारण बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार था। और इसका मुख्य कारण ये भी था कि जो कांग्रेस के सरकार चल रहा था उस समय, और कांग्रेस द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा था, उसके तानाशाह को, वो अपने आप को बहुत राजा समझ लिया था। ताना कांग्रेस कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा पार्टी समझकर, और इतना मतलब शासन करने लगा, उसके राज में कोई कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है ना? तो कांग्रेस के तानाशाह को दबाना, तानाशाह को हटाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये कहता है, सन 1974 में बिहार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ, जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य कारण बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार था। इस आंदोलन का मुख्य कारण भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना, और
कांग्रेस सरकार के तानाशाही शासन को हटाना था या देश को बचाना था? समझ में आया जो मैंने बोला आपसे? चलिए अगले क्वेश्चन देखो, 2 नंबर क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे? बिल्कुल मेरे दोस्त, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। हाल ही में एक घटना हुआ है, यूपी में किसी को मार दिया और सलमान खान को धमकी दे रहा है। बताइए, सलमान खान को धमकी दे रहा है मारने का। उसी तरह से किसी भी नेता को धमकी मिल सकता है मारने का। तो आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद की वजह से आदमी लोकतंत्र को इसलिए चुनौती मिलता है क्योंकि उसको आतंकवाद धमकी देता है कि हमको ऐसे करवाओ, नहीं तो हम ऐसे कर देंगे, मार देंगे, पुलिस प्रशासन मतलब किसी को उड़ा देंगे। सिंपल है, इस वजह से लोग डर जाते हैं। देखो, आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत ही खतरा है, खतरनाक है। यानी कि देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा, एकता, अखंडता के लिए बहुत ही बड़ा खतरनाक है। तो सिंपल याद रखना, आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता, अखंडता में बहुत खतरा है, ठीक है ना? खतरा के मतलब एकता, अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहां के विकासात्मक कार्यों का, यहाँ पे जन कल्याण, विकासात्मक कार्य या जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब कहता क्या है, सिंपल बात है कि अगर सिंपल कोई सरकार बन गया और कहीं पे क्या किया, मतलब सड़क बनाने का डिमांड किया, सड़क बनाएगा और क्या करेगा, वो आतंकवाद उसको उड़ा देगा बार बार बम से। कहता है कि भाई हमको इतना पैसा दो तभी सड़क बनने देंगे, नहीं तो उड़ा देंगे बम से बार बार। तो इससे क्या होगा, उसको इस योजना के चलाने में, विकास करने, विकासात्मक कार्य, ठीक है ना, विकासात्मक कार्य जो विकास के कार्य हैं, आप पे जन कल्याण, जो जन कल्याण के लिए कोई काम की जाती है, उसमें बार बार बाधा डालता है। वो अपने आप का डिमांड रखता है या कहता है कथी कि हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे। आतंकवाद इसी वजह से क्या है, जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक है ना, होती है, और विकास की प्रक्रिया थम जाती है। इसी वजह से विकास भी नहीं हो पाता है। तो आतंकवाद भी बहुत बड़ा चुनौती है, देख सकते हो ये सब गोले खड़ा है, मन करता है वो धरा दूं का कलम सक चल 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 चल। बिहार में तो ज्यादा आतंकवाद कम है, बिहार में है आतंकवादी लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादा मेन मेन शहरों में है। यहाँ के तो लोगों में सब आतंकवाद है। खुफिया तो देखते हो लड़कावा सब नो रखले रहेगा, हत्ता हत्ता सब लग रहा है बाघ है, एकदम छिल देंगे आओ। लड़की लोग के सामने ही आएगा है, नोच लेगा, मुँह आवा ना नोचे लेगा। सही में लड़की लोग के साथ आएगा तो ये तो पता है, लड़की लोग क्या करेगी, पहले तो अपन जलवा दिखाएगी, थोड़ा का केस एक बार ऐसे करेगी तो तू आतंकवादी, अरे दादा रे दादा, कितना मस्त है रे है। बस तीसर का बार में तो मुंह एकदम मुंह ही नोच लेगी नाखूने से, है ना। चौथा बार में तो बाल को बांधेगी, ये दे मुक्का दे, छोटे छोटे छुटिया देगा सब, ठीक है। इसलिए तेज बनता है सब है, तो तंगा तेज बनता है। पल्ले नहीं पड़ा है बिहार के लड़की सब से है, शेरनी ना होती है, पापा के परी होती है, पता नहीं ये सबको, ठीक है ना, पापा के परी होता है, ये सब बकलोलवा है, क्या जानता है। चलिए, तो आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ा चुनौती है, ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। किसी भी किसी भी लोकतंत्र में आतंकवाद दुर्घटनाओं के होने से क्या होगा, वहां के आतंकवादी दुर्घटना होने से वहां के क्या होगा, विकासात्मक कार्य, जन कल्याण योजना चलाने में कठिनाई उत्पन्न होता है। अगर कहीं भी आप देखिए, आप ही सोच लीजिए, जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस शहर में कोई आतंकवादी घटना हो गया, कहीं पे बम उड़ा दिया, बिल्डिंग उड़ा दिया, तो वहां के कार्य थम जाएगा, सब तब फोकस चला जाएगा भाई इसको कैसे सुधारा जाए, है ना। तो इसी वजह से थम जाता है वहाँ के पूरा, मतलब अर्थव्यवस्था हिल जाता है, ठीक है ना। जन कल्याण और विकासात्मक कार्य योजना चलाने में कठिनाई उत्पन्न होता है और विकास की प्रक्रिया थम जाती है, ठीक है ना। और ये अपने तरीके से एक बार अपने से लिखना। और ये सब पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे मित्र, आपके अगर आपको भी सपना है 400 प्लस करने का, कम से कम 400 प्लस, ऐसे 450 प्लस तो सबका सपना होता है, 400 450 आपका भी सपना है, नंबर दिख रहा है। मात्र 199 में आपको ऑल सब्जेक्ट का एगो कोर्स प्रोवाइड हो रहा है, मात्र 199, सॉरी ये 199 में, मात्र मतलब 200 रुपया में। ये 200 में ऑल सब्जेक्ट, एक नहीं ऑल सब्जेक्ट का आपको पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 100 लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। 400 ऑब्जेक्टिव, 80 से 100 लघुत्तरीय प्रश्न,
20 आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। साइंस हो गए, सोशल साइंस हो गए, आपको हिंदी हो गए, संस्कृत हो गए, मैथ हो गए, सब मिलेगा। लेने के प्रयास कीजिएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को प्रभावित या प्रभावशील बनाने के उपाय पर प्रकाश डालें। अगर राजनीतिक दलों को प्रभावशील बनाना है तो उसमें कुछ इन लोग की जरूरत है, मतलब समझ रहे हैं, इन महिला पार्टी की जरूरत है। महिला पार्टी, इसमें देख सकते हैं सुषमा स्वराज जी हैं, और कौन कौन है देख ही सकते हो, हमारे ममता बनर्जी जी है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े हस्तियां लोग हैं जिनके हमने सामने कुछ हम लोग नहीं है, ठीक है ना। तो ये मतलब महिला मंडली का होना आवश्यक है। सबसे पहला काम हुआ, महिला मंडली का होना आवश्यक है। अगर लोकतंत्र यानी कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए किसकी जरूरत है? महिला मंडली की, ठीक है ना। वो मंडली ढोल पीटने वाला मंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, शिव चर्चा जो गाँव गाँव घूम घूम के कराती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये महिला मंडली जो लोकतंत्र को चलाने में थोड़ा आगे आए, महिला मंडली की आवश्यकता है। साथ में हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है, हमारे न्यायाधीश है, यानी कि न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना जरूरत है। जो हमारे न्यायपालिका है, जो यानी कि मतलब जो हमारे जज हैं, उनका कोई ठुकरा नहीं सकता। उन्होंने एक बार साइन कर दिया, ये पास तो पास, यह जाएगा जेल तो जेल। उसमें कोई कितना हो बड़ा कानून आकर लपेट ले, नहीं कोई नहीं कुछ कर सकता। इसलिए उसका पालन करना। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक दलों को प्रभावशील बनाने में निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है? राजनीतिक दलों में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदार बनाना। देखो, मैं महिला मंडली होना चाहिए, पहले ही बोले महिला मंडली का, ठीक है ना। हमने इतना पास से देख ले हैं कहीं इसको, नहीं देख ले हैं। जाने ही नहीं देता हमनी के पास में, पता नहीं क्या है। तो याद रखना, राजनीतिक दलों के महिलाओं के अधिक से अधिक भागीदारी होना। अधिक राजनीतिक दल में महिलाओं का भागीदार ज्यादा होना। हम लोग क्या, हम लोग बेकार है, दुनिया में बेकार है, ठीक है। हम लोग का कोई मतलब ही नहीं है। लड़का लोग का मतलब कुछ नहीं। लड़की लोग के देखो भाई, अधिक से अधिक भागीदार, तो हम लोग क्या है, हैं? चलो, 2 नंबर पॉइंट क्या है? राजनीतिक दलों के अंदर, यानी कि राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना। जो राजनीतिक दल है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनाए रखना, शांतिपूर्वक कार्य लेना, पक्ष विपक्ष दोनों को, ऐसा नहीं कि लड़ाई हो जाए। अरे पक्ष में ठीक है, विपक्ष में जिसको वोट दिया जनता वो जीत गया, वो काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष का होना जरूरी है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, दल बदल कानून लागू करना। अब देखो, दल बदल कानून के आगे पढ़ाएंगे आप। दल बदल कानून क्या है? जैसे कि नीतीश है, देखो नीतीश क्या है, पलटू राम। हमारे बिहार का पलटू चाचा नीतीश चाचा, सबको पता है, ठीक है। के का चाचा नीतीश चाचा। हो सकता है कि इसमें कोई देख रहा होगा, भतीजा भतीजा देख रहा है क्या? हाँ, तो बच के रहना, नीतीश चाचा पलटू राम है, कभी पलट सकता है, ठीक है। तो दल बदल कानून, और याद रखना, दल बदल कानून सिर्फ विधायक और संसद पर लागू होता है। विधायक और संसद, अगर विधायक बदलेगा तो मुख्यमंत्री बनेगा, संसद बदलेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। तो संसद और विधायकों पर केवल दल बदल कानून लागू होता है, दूसरे पर नहीं। और मुखिया अब दल बदलिए क्या करेगा है? सरपंच सब बदल के क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ दो ही में लागू होता है। फोर्थ पॉइंट है, राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना। जो हमारे जज हैं, उनके आदेशों का पालन करना, ये तराजू बराबर लेकर चलना। ये देखना, आप लोग देखे होंगे कोर्ट में, फिल्मों में देखे होंगे, तो ऐसे रियली में तो कोर्ट नहीं देखे होंगे, लेकिन फिल्मों में आपने देखा होगा। इस तरह के आप देखिएगा, ऑर्डर ऑर्डर मारते रहता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, रियलिटी में था। लेकिन ऐसा जरूर रहता है एकदम। तो याद रखना, महिला मंडली और न्यायाधीश का पालन जरूर करना, दल बदल कानून लागू होना, तब आप शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं, या आप यहाँ पे राजनीतिक दलों को प्रभावशील बना सकते हैं। मेरे मित्र देखो, हम पढ़ाते हैं अपने तरीका से, और हम देखते हैं कि देखो इसमें है कुछ नहीं, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन के दो विशेषताओं को लिखिए। और ये क्वेश्चन 2021, 19, 11, 2022, 2023। सोचो भाई कितना इंपॉर्टेंट है, इतना बार क्वेश्चन पूछा है। संघीय शासन के दो विशेषताओं को लिखिए। तो संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य एवं अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है। जैसे कि देखो, जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें राज्य सरकार का काम है या कुछ केंद्र सरकार का काम है। जैसे कि अगर हमको रेल का पटरी बिछाना हो, तो ये हमारा राज्य सरकार नहीं करवा सकता है, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ये केंद्र करवाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मतलब राज्य में जो सरकार, जैसे मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री केंद्र में हुआ, और राज्य में कौन हुआ? मुख्यमंत्री।
तो जिससे कि अगर रेल अगर कहीं आपको हाईवे बनवाना है, जैसे कोई एक्सप्रेसवे बनवाना है, तो अगर बिहार में सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाना है, तो वह जो काम करेगा, सिर्फ कौन काम करेगा? तो वह मुख्यमंत्री काम करवाएगा। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य, 3 राज्य को अगर जोड़ना है, बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनाना है, एक्सप्रेस बनाना है, 4 लाइन, जिसको 4 लाइन कहते हैं, जैसे कि बिहार से यूपी, झारखंड और दिल्ली को ठेकाना है, तो ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। कुछ काम ये राज्य सरकार करवाता है, कुछ काम केंद्र सरकार कराता है, और दोनों कार्य का बंटवारा कानून द्वारा की जाती है। वही कहा गया है, सबका अपना-अपना एक काम है। नाली नाला बनवाना हो, कौन का? वार्ड काम कराता है। जो नाली बनवाता है, कौन? वार्ड। वार्ड जानते हो ना? वार्ड सदस्य। ये छोटा-मोटा होता है, सबसे छोटा होता है पद, लेकिन नगर निगम में वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? याद रखना, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्यों का बंटवारा, ये कार्यों के और अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है। सेकेंड पॉइंट है, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। बिल्कुल सही बात है। संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। आपसे पूछेगा, अगर आप ही देखो, आदमी एक ही है। अगर आप दिल्ली जाइएगा तो आपसे पूछेगा घर कहाँ है? तो बिहार। कहाँ कहाँ से हो? बिहार से। तो आप वहां पे ये नहीं बताओगे कि मुजफ्फरपुर से, या गांव का नाम बताओगे आप, सीधा कहोगे बिहारी है। अगर आप नेपाल जाओगे तो कहाँ कहोगे? इंडिया से आए हैं। अगर आप विदेश चल जाओगे, अमेरिका चल जाओगे, तो वहां पे बिहार कहोगे नहीं, इंडिया कहोगे। क्या कहोगे? इंडिया। इसलिए आपकी नागरिकता क्या होगा? बिहार से भी है, इंडिया से भी है। आके आपकी दोहरी नागरिकता हुई ना। वही कहता है कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। एक ही व्यक्ति अपने क्षेत्र का नागरिक होता है और अपने देश का भी। हम अब बताएंगे हमारा क्षेत्र बिहार, क्या बिहार मुजफ्फरपुर है, तो हम मुजफ्फरपुर के, तो मुजफ्फरपुर के भी नागरिक है और अपने देश का नागरिक तो है ही। यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था होता है इसमें। एक ही नागरिक एक ही नागरिक अपने क्षेत्र और देश दोनों का नागरिक होता है। ठीक है, तो समझ में आया। पहला इसका कार्य क्या है? संघीय शासन व्यवस्था में राज्य और केंद्र सरकारें के कार्य और अधिकारों का बंटवारा कानून द्वारा होता है। संघीय शासन व्यवस्था दोहरी शासन व्यवस्था होती है, दोहरी नागरिकता होती है। एक ही व्यक्ति अपने क्षेत्र और अपने देश का नागरिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, चिपको आंदोलन में बगल में आपको फिगर दिख रहा है। क्या किया? ये पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है ना? ये पेड़ दिख रहा होगा आपको। तो पेड़ से क्या गई, महिलाएं लोग है, महिला लोग इसको पकड़ के चिपकल है, इसे चिपक पकड़ ले। और ये क्या है? कुल्हाड़ी लेकर ये काट रहा है। ये ठेकेदार है, ये हमारे ठेकेदार चाचा है। ये कुल्हाड़ी लेकर, महिला भी मंडली जन्मे न किए हैं। हाँ, ये चल दिया काटने पेड़, और महिला लोग पेड़ से चिपकल है। आवो काटो, काटा, आवो काटो। डरे भाग गया, काटवा नहीं किया। कहा कि पता है कि महिला मंडली से जीत नहीं सकते। कहा कि महिला मंडली वैसे भी बहुत एथी होती है। हाँ, जितना भले मारपीट नहीं करेगी, लेकिन गलियाएगी ऐसा ऐसा गाली ना, सुनिए नहीं कीजिएगा, भाग जाइएगा। ये सब बहुत एथी होती है। जानती सब चीज है, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं बताना, मतलब जताना नहीं चाहती है, लेकिन इस सब के पास बहुत भयंकर जानकारी होता है। ठीक है ना? गाली उली में तो पासे होती है। अगर पाकिस्तान को अगर उड़वा देना है ना, अगर पाकिस्तान को अगर उसको बिलगा देना है, पाकिस्तान नक्शा में उड़वा देना है, बस महिला मंडली को छोड़ दो और बॉर्डर के आड़ी-आड़ी खड़ा करके बस दे देना, दे गाली, दे गाली। बस वो सब अपने पीछे हट जाएगा। अरे भाई रहने दे, ना 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 ना, हम ना लड़बो, भाग। तो महिला मंडली है। तो क्या किया, हुआ क्या थी चिपका आंदोलन में, तो समझो इसको। हुआ करती कि जो इस सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सुंदरलाल बहुगुणा एक आदमी थे और बहुत अच्छा आदमी थे, ठीक है ना? और वो एक नेता टाइप का थे, ठीक है ना? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में, उत्तराखंड के तराई वाला क्षेत्र जो था, वहां पे पेड़ पौधे का खूब कटाई होता था। जैसे कि अवैध तरीके से, अवैध तरीके मतलब गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से। फिर साथ में ऐसा भी, जैसे छोटी जगह पेड़ हुआ काट दिया। अरे भाई, पेड़ बड़का होता है और उससे बहुत सारा पेड़ जम गया, काट दो तो ठीक है। पेड़ सूख गया या पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, जिसको काटने लायक हो गया, तो काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं। भाई, इतनी इतनी पेड़ है, उसको काट रहे हो, भाई उसको तो दिक्कत हो जाएगा। वही कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में, यानी कि पेड़ों की अवैध कटाई को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ों के मतलब कटाई को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ों के क्षति को, अवैध मतलब बच्चा, ठीक है ना? अवैध, वैध, ठीक है ना? अवैध मतलब बच्चा, मतलब छोटे-छोटे पेड़ों को काटने को बचाने के लिए महिलाओं लोगों ने मंडली बनाकर पेड़ों से चिपक-चिपक कर ठेकेदारों के पेड़ों की कटाई को रोकना शुरू किया।
तो हम जो बात बोले सिंपल बात है, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में महिलाएं द्वारा पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाना चिपको आंदोलन कहलाता है, याद रखना। देखो क्या है, 1970 के दशक में 1970 के दशक में उत्तराखंड के यहाँ पे गढ़वाल के तराई वाले क्षेत्रों में उत्तराखंड के वहां पे गढ़वाल के तराई वाले क्षेत्रों में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। जो मैंने बात बोला वही बात है ना। अब देखो लिखने का तरीका बार बार बदलेगा, याद रखना। तो मैं बोला कि आप डेट लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता है। आप यह भी लिख सकते हो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों में आपको चिपको आंदोलन चलाया गया, ठीक है। या 1970 के दशक में 1970 के दशक में उत्तराखंड के यहाँ पे गढ़वाल तराई वाले क्षेत्रों में क्या चलाया गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ठेकेदार द्वारा पेड़ों के अवैध कटाई पर रोक लगाना था। जो ठेकेदार लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हो ठेकेदार है, ये क्या कर रहा है, पेड़ की कटाई कर रहा है। तो पेड़ों के अवैध कटाई पर रोक लगाना था, ठीक है ना। और रोक कर पेड़ों की रोक कर पेड़ों की रक्षा करना था, ठीक है ना। तो याद रखना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक कर पेड़ों की रक्षा करना था, ठीक है ना। इस आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका रही। इस आंदोलन में महिलाओं लोग ने सक्रिय भूमिका रही। क्या करती थी महिलाएं लोग, आपको पता ही है। महिलाएं पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की कटाई का विरोध करती थी। आंदोलन सफल रहा और जब महिलाएं लोग ने पेड़ों से चिपक चिपक कर क्या करता था, वो रोक लगाता था और अंत में बेसिकली यह आंदोलन सफल रहा और सरकार ने तराई वाले क्षेत्रों में 15 वर्ष के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया। लो, यानी कि 70 से 85 तक ये पेड़ों की रोक लगाई थी काटने से। ध्यान रखना, यह जो बेसिकली चिपको आंदोलन था। तो समझ में आया होगा, बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे मित्र, याद रखना डेली आपको शिक्षा सेतु पर क्लास 10th के शाम को क्लास चलता है। और यहाँ पे हमारे कौन है, ये हमारे हैं इंदिरा गांधी जी हैं और ये हमारे पप्पू है, पप्पू पास, ठीक है ना चाचा। हाँ, हमारे पप्पू जी के सिस्टर जी हैं। ये पता नहीं विदेशी लग रहे हैं, विदेशी तो है ले, इंडियन थोड़ी है। आप समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे हो रहा है। ये क्वेश्चन हमको एक चीज समझ, परिवारवाद पक्का पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन देखे नहीं है, लेकिन फिगरावा से लग रहा है इनका बेटा ही है, इनका बेटी ही है, यानी कि तीनों मंडली एक साथ, परिवार एक साथ। अब चाहते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो हमारे बेटियों प्रधानमंत्री बने, हमारे बेटियों बने। अरे ऐसा थोड़ी है, हैं? यहाँ पे जागीर थोड़ी है किसी का कि जो चाहेगा वो प्रधानमंत्री आके बढ़ जाएगा, हैं? बताइए, ये समझ संभव है? बताओ आप ही कि संभव थोड़ी ना कि प्रधान। हाँ, अच्छी बात है, बनिए, अच्छी बात है। अगर जनता सपोर्ट करे बनिए, लेकिन जरूरत नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए काकी काकी हमारी तो बोले काको जी हमारे बनिए, ऐसा थोड़ी है। तो इसी को कहते हैं परिवारवाद। अपने परिवार हित के लिए, अपने सगा संबंधी के लिए संबंध में कार्य करना ही परिवारवाद कहलाता है। क्वेश्चनवा क्या है, देखिए क्वेश्चनवा देखते हैं। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित किया जा सकता है। तो ये इसके लिए तो हमारे केंद्र में काम करते हैं, लेकिन बिहार में भी इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे लालू चाचा के दो बेटा है, एक तेज प्रताप एक तेजस्वी। तेज प्रताप तेजस्वी, फिर भी देखिए आप सोचते हैं लालू हमारे चाचा, सोचते हैं ऐसे वो बहुत अच्छा नेता थे लालू चाचा, हमको पता है। उनका भाषण बड़ा पसंद है हमको। मतलब बोलता तू खूब प्यार से बोलेगा, बताइए ये हमारे ममता ममता बहन, खूब प्यारा बोलते हैं, ठीक है। भले अब नेता जैसे भी, लेकिन उनका भाषण से उनका दिल को सुकून मिलता है। मतलब भाषण करते करते कॉमेडी टाइप करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित कर सकता है। अरे बिल्कुल, आइए बताइए। जरूरत नहीं है कि आपके पिताजी जब आपके पिताजी जब नेता रहे, मुख्यमंत्री, तो आप भी नेता बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। ये तो भाई परिवारवाद हो गया ना। या होता है कि अपना सीट अपने बहन को दे दीजिए, अपने भाई को दे दीजिए, अपने सगा संबंधी, सब अपने अपने में बांट लीजिए। लो, ऐसे लोग कहाँ जाएगा, अपना कल्याण करते हैं। देखो हमको सबसे बड़ी आप ही बताओ, लालू इतना बड़ा नेता थे। हम राजनीतिक देखो,
यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ाई के लिए बतिया रहे हैं, पढ़ाई के रिलेटेड। कोई पर्सनल मत लेना, ठीक है ना? पर्सनल मत लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो लालू को सपोर्ट करते होंगे, कुछ बच्चे होंगे नीतीश के सपोर्ट करते होंगे, कुछ बीजेपी के, कुछ होगा। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो जनता सपोर्ट करेगा हम वही में सपोर्ट करते हैं, सिंपल बात। जो अच्छा करेगा उसका सपोर्ट। तो यहाँ पे बस पढ़ाई के रिलेटेड है, मत हमको जोड़ने लगना इधर उधर, ठीक है ना? हम नेता नहीं है, हमको राजनीति में कोई अति नहीं है, मत जोड़ने लगना। देखो एक बात गलत हमको लगता है, गलत क्या है कि क्या बोले, देखो चलो बोल ही देते हैं। मतलब देखो होता क्या है, आप ही देखिए जैसे कि इस बार संसद के चुनाव हो रहा था, तो जी क्या बोलते थे, तेजस्वी तेज प्रताप तेजस्वी, उनकी दोनों बहन, मतलब चारों के चारों लड़ रही थी, चारों के चारों, चारों के चारों लड़ रही थी। लेकिन आप ही बताओ, वह सीट, एक सीट पप्पू यादव को नहीं दिया। क्या वो भी यादव समाज से थे? पप्पू यादव नहीं दिया। पप्पू यादव अच्छा नेता है, बहुत अच्छा नेता है, बहुत सपोर्ट किया है और बहुत हेल्प किया है लोगों का। और पप्पू यादव के मार के बेलगा दिया, लात मार दिया। कौन? तो आप समझ ही सकते हो कौन मार दिया। बताइए इसका गलती क्या था? तो वह सिर्फ किसका अपना भलाई सोच रहा है, अपने परिवार का समाज सोच रहा है, लेकिन ये नहीं सोच रहा अपने जाति, जाति बात तो है नहीं। लेकिन अब चलो मान लेते थोड़ा देर के लिए, जातिवाद भी मान लेते थोड़ा देर के लिए हम। तो भाई आप ही क्या था, जाति के थे ना वो पप्पू यादव, तो उनको लात मार के काहे हटा दिए? तो वह उनके मन में ये शब्द समा चुके हैं, समा गया है कि बस अपना परिवार का कल्याण करना है, हमारे से आगे कोई ना निकले, बस। ये गलत है राजनीतिक में। राजनीतिक में जो अच्छा नेता है उनको अच्छा नेता बनाओ, ठीक है? पप्पू यादव कोई खराब नेता नहीं थे, उनको लात मार के बेलगा दिया। बताओ ये गलत है कि नहीं? इसलिए परिवारवाद क्या समझिए, बिहार में परिवारवाद और जातिवाद बोलबला रहा है, बात सही है। परिवारवाद और जातिवाद का बोलबला रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे सरकार जाति की वजह से ही पलट जाता है, याद रखना। तो बिहार में जातिवाद और परिवारवाद का बोलबाला रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे प्रमुख राजनीतिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने सगे संबंधियों को बैठाकर परिवारवाद है। यानी कि सिंपल बात है, अपने प्रमुख राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर अपने सगे संबंधियों को यहाँ पे बैठाना परिवारवाद कहलाता है। आप ही समझ लीजिए, बात सही बात है कि अपने परिवार का ही सब कुछ कर लेना गलत बात है। भाई और भी नेता है, उसको भी थोड़ा-सा दीजिए, उसको भी मौका दीजिए। तो याद रखना मेरे दोस्त, बिहार में जातिवाद और परिवारवाद का बोलबाला रहा है, और प्रमुख राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर अपने सगे-संबंधियों को बैठाना परिवारवाद है। इस प्रकार न्याय-अन्याय को विचार किए बिना अपने जाति का पक्ष लेना, दूसरे जातीय के विकास करना जातिवाद है। बात सही है, बिना देखे समझे, बिना सोचे समझे कि भाई इस जाति का आदमी है, अगर हमारा जाति का आदमी है, अगर वो गलती भी किया है, फिर भी हम उसी का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जात का है। ये गलत कहीं से भी सही नहीं है। तो वही कहता है कि इसी प्रकार से न्याय अन्याय विचार किए बिना, मतलब कौन न्याय है, कौन सही है, कौन गलत, विचार किए बिना अपने जाति का पक्ष लेना, दूसरे जातियों के यहाँ पे विकास करना जातिवाद है। मतलब अपने जातियों का पक्ष लेना कहीं सही है, बिना न्याय अन्याय को देखे हुए, ठीक है? बिहार में ये दोनों बात हावी रही है, ये दोनों बात, जातिवाद और परिवारवाद हावी रही है बिहार में, ठीक है ना? जिससे बिहार में लोकतंत्र प्रभावित हुआ, जिससे बिहार में लोकतंत्र, और बिहार का बढ़ोतरी का मेन कारण यही है। बिहार अगर नहीं डेवलप कर रहा है तो इसका कारण नहीं है, जहिया जात पात छोड़ दिया ना, उस दिन बिहार सबसे आगे जाएगा, हम आपको लिख के देते हैं। जात पात पर नहीं टिपना, प्रभावित हुआ है। और बड़े बड़े जाति दंगे भी देखने को मिला है, बड़े बड़े जाति दंगे को देखने को मिला है। ऊंच नीच, छूत अछूत, अगली जाति, पिछली जाति आदि के रूप में बिहार में जातियों को विभाजित कर राजनीतिक लाभ प्राप्त की जाती है। बात सही है। अरे वोट मांगने अगर रे भाई वो हमारे जाति के है, उसको देना है ना, हमारे जात पे आधार है, दीजिएगा हमको वोटवा, हम जात पे आधार है ना, हमरे के दीजिएगा। ये कहीं भी कहीं से भी, हम पिछड़ी जाति के हैं, भाई पिछड़ी जाति का हमरे को वोट मिलना चाहिए। तो ये अब इसके लिए होना बहुत बेकार है। तो बड़े यहाँ पे बड़े बड़े जाति दंगे हुए हैं, और ऊंच नीच, छूत अछूत, अगली जाति पिछली जाति के रूप में बिहार में जाति को विभाजित कर राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं, ठीक है ना? किया गया है। जो बड़े
जो बाद में बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था को काफी हानि पहुंचाया है। सोच ही सकते हैं कितना हानि पहुंचाया होगा। इसको 2 बार पढ़िए, याद होगा। अगले क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, भाषा नीति क्या है? देखो भाषा नीति का मतलब बिहार में लगभग भारत में लगभग 114 या 214 करीब 114 भाषा बोली जाती है। कितना? 114 भाषा। सोचोगे, मैथिली है, बिहारी है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, बहुत भाषा है भाई। हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, ठीक है ना, गुजराती है, मतलब इतना है भाषा ना, सोचो मत, ठीक है ना। तो याद रखना 114 भाषा बोली जाती है। तो भारत में एक विशाल देश है, भारत में 114 भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, बोली जाती है। भाषा की इस कठिनाई को दूर करने के लिए, भाषा की इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक एक भाषा नीति बनाई है। मतलब देखो, बात सही बात है कि सब भाषा का, जैसे कि बिहार के लोग चल जाएगा अगर आप गुजरात में, तो वहां भी भाषा होना चाहिए ना। चाहे चल जाएगा चेन्नई में, यहाँ चेन्नई चल जाएगा, बेंगलोर चल जाएगा, साउथ में चल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मलयालम, कन्नड़ ये सब बोलता है, तो वहां पे एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो कॉमन भाषा, जो सब कोई बोलते। इंग्लिश है, इंग्लिश बिहार भी बोल सकता है वहाँ, मतलब सब कोई बोल सकता है, या हिंदी है। तो क्या, भारत एक विशाल देश है, भारत में 114 भाषा बोली जाती है। भारत की इस कठिनाई को दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक भाषा नीति बनाई है। इस अनुसार इसके अनुसार हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसको हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ठीक है ना। और हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, चाहे आप कितना हो, बंगाली जान लीजिए, नेपाली जान लीजिए, कितना हो भोजपुरी जान लीजिए, चाहे कितना कोई भी, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी हिंदी जरूर आता है, ठीक है ना। हिंदी उसको कुछ ना कुछ आता है, क्या है कि हिंदी जो है पूरे देश में बोली जाती है। तो ये क्या है कि इस अनुसार से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, परंतु हिंदी के साथ साथ सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का भी उपयोग किया जाता है। क्या है कि भाई हिंदी, चलो ठीक है, विदेश चल जाओगे तो क्या करोगे, हिंदी तो ही बोलेगा, वह तो इंग्लिश बोलेगा, तो याद रखना। परंतु हिंदी के साथ साथ सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि गैर हिंदी भाषी राज्य जो हिंदी न के बराबर बोली जाती है, थोड़ा भी नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कि चल जाओ कन्नड़ में, मलयालम, वहां पे हिंदी न के बराबर, ठीक है ना। तो याद रखना, साथ साथ सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि गैर हिंदी भाषी राज्य जिसको हिंदी नहीं आता है के लोगों के लिए क्या हो, कठिनाई ना हो। यही हमारा भाषा नीति है, दूसरा कुछ नहीं। बगल में डेट मेंशन है, याद रखना, क्लास 10th का टॉपर बनना है, अच्छे नंबर लाना है, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ पे क्या है, दल बदल कानून। देखो, ये हमारे चाचा थे, हमारे, ठीक है, नीतीश चाचा। पहले क्या थे, दूसरे में थे हमारे, किस में थे, अरे भाई किस में थे, आपको पता है? राजद में, राजद नहीं ना, क्या बोलते हैं, आरजेडी, आरजेडी ना, हाँ, आरजेडी। आरजेडी में थे, बाद में क्या किया, हमारे चला मोदी चाचा के पास कि चाचा जी हमारा के मिला लिया जाओ। तो कहा जाए काहे मिला लो, तो यहाँ हमारे अमित चाचा पर चला, अमित चाचा कह रहे कि नहीं, तुम हमको शपथ ग्रहण लो, भाई हमको क्लिक कर दो कि नहीं बदलोगे, बाद में हम कौन, ठीक, हम हमसे आकर हम सीख लोगे फिर बदल जाओगे। तो बाद में ये पुर्जा पट्टी लेके बैठल थे, ठीक है ना, पुर्जा पट्टी। ये हमारे दोनों है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये हमारे चाचा और ये चाचा, बाप रे मत पूछो, विदेशी सबको तो एकदम एथी कैले है। भारत से अगर कोई डरता है तो ये दोनों की वजह से, समझ रहे हैं, इन दोनों की वजह से। अगर सोचा समझ लो, ये राम है तो ये सोच लेना ये हनुमान है, सोच ले। ये नहीं बोले, ये बकलोरा छोड़, नहीं बकलोरा, इसको बोल रहे हैं, ठीक है, इसको, ये अमित चाचा, अमित, अमित चाचा का दिमाग बहुत फास्ट है, इनके वजह से ही ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बस ये बिना उकसाए काम ही नहीं करते हैं। कोई भी अगर काम, अगर बड़का काम करना हो, भले लोग लोग कुछ वो कहो, लोग भले कहता है कि भाई कि हमार सरकार नहीं है, लेकिन याद रहे एकरा से दिमागी आदमी कोई नहीं, इसके और इसके वजह से ही पूरा दुनिया डरल है भारत से। अगर भारत में अगर कुछ हो रहा है, भले भारत के अंदर जो भी हो, लेकिन भारत से अगर कोई डरता है, पूरा डर रहा है दूसरा देश, तो सिर्फ इस दोनों की वजह से। दोनों पता नहीं किसका फिगर है, मतलब एक रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत खतरनाक है। तो दल बदल कानून क्या है, देखो दल बदल जो होता है, जैसे कि एक पार्टी का जीत गया, सपोज इट होता है निर्दलीय आदमी, ठीक है ना, चाहे हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप जीत गए विधायक में, अब पहले जाकर जुड़ गए आप, कांग्रेस में जुड़ गए,
लेकिन आपको आपके अनुसार से काम नहीं हो रहा है। जैसे आप कहीं नहीं, हमको हमारे हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है, हमारे हमारे जिला में ये सब काम नहीं हुआ है, हमारा सड़क नहीं बना है, नाला नहीं बना है, हमको काम दीजिए, हमारा फंड पास कराइए। पास नहीं कराएगा तो नहीं, हम नहीं रहेंगे आप में, चलिए दल बदलिए, कानून में जाइए दूसरा में। छोड़ देगा, दूसरा में घुस जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा। तो ये होता है दल बदल कानून, ठीक है ना। देख रहे चुनाव के समय या अनेक अवसरों पर एक दल से लोग पाला बदल कर दूसरे दल में चल जाते हैं। देखो चुनाव के अवसर, चुनाव के समय या अनेक अवसरों पर एक दल के लोग पाला बदलकर, पाला मतलब पार्टी बदलकर दूसरे दल में चले जाते हैं। इसे दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल कानून को रोकने के लिए संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संसद संसद ने जो कानून बनाया है उसे दल बदल कानून कहा जाता है। यानी कि दल बदल कानून को रोकने के लिए भाई देखो, कोई भी जनता विश्वास से अगर वोट देता है, अगर आप मुजफ्फरपुर से कोई खड़ा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे 2 कैंडिडेट थे, हमारे वैशाली विधानसभा क्षेत्र और मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र। 2 विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में आता है। एक वैशाली से मुजफ्फरपुर आधा काट लेता है और एक आपका मुजफ्फरपुर खुद है, ठीक है ना। तो वैशाली से बीना देवी थी, और क्योंकि हम लोग वैशाली क्षेत्र में आते हैं, विधानसभा वैशाली से, जैसे मुजफ्फरपुर जिला वैशाली विधानसभा क्षेत्र, और वहाँ पे एक मुन्ना शुक्ला जी हैं और हमारे बीना देवी है। बीना देवी हमारे गाँव का ही है, मतलब गाँव का सटले है। तो हमारे गाँव का ही है। तो हुआ क्या कि बीना देवी अगर बाय द केस बीना देवी मतलब खारा थी, चिराग पासवान का जो पार्टी है, आम जनता पार्टी, कौन पार्टी है और हमको पता नहीं है। है पता, लेकिन आ नहीं रहा है मुंह में। तो उससे खड़ा थे, यानी कि वो बीजेपी का पार्टी है, मान लो बीजेपी का, और मुन्ना शुक्ला कांग्रेस का पार्टी है। तो खड़ा थे तो मुन्ना शुक्ला हार गए, बीजेपी जीत गए। अगर बीजेपी, अभी सोचो मतलब बीना देवी जीत गई, तो बीना देवी जीत गई तो बीना देवी के वोट क्यों दिया लोग? क्योंकि उनको ये समझ के दिया कि भाई हमको वोट देना किसको है, हमको भी वोट देना है किसको, मतलब क्या बोलते हैं, बीजेपी को। बीजेपी के वोट देने की वजह से बीना देवी के वोट मिला। अगर बीना देवी पाला बदल देती, पाला अगर पलट देती और कांग्रेस में चल जाती, तो जो आदमी सब वोट दिया वो तो विरोध करता, भाई हम आपको वोट क्यों दिए थे कि इस पार्टी में रहिए आप पाला बदल दिए। तो इससे क्या होता है कि वहां के कल्याण का भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कानून, ये गलत बात है, नहीं बदलना चाहिए। बदलोगे तो वहां के कल्याण के, अगर देखो मुन्ना शुक्ला जीत जाते, चाहे मुन्ना शुक्ला हार गए, अगर बाद में हुआ करती कि उसको अगर, चाहे मुन्ना शुक्ला जीत जाते और पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में चल जाते, तो दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होता है कि नहीं? तो वही है कि चुनाव के समय अनेक अवसरों पर एक पला से दूसरे पला में चले जाते हैं नेताओं लोग, और इन दल बदल, इसे दल बदल कानून कहा जाता है। और दल दल बदल कानून को रोकने के लिए संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संसद के जो कानून बनाया गया है उसे दल बदल कानून कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत के विभिन्न अंगों का वर्णन करें। देखो ग्राम पंचायत है, ये लोग बैठे हुए हैं, इसमें होगा कोई सरपंच है, कोई मुखिया। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग क्या है? तो ग्राम पंचायत के मुख्य प्रमुख अंग है मुखिया, सरपंच, सरपंच, ग्राम कचहरी, ठीक है। मतलब ये सब प्रमुख अंग है। वार्ड है, उसके बाद है उप मुखिया है, ये सब उसके प्रमुख अंग है। कौन कौन देखिए, ग्राम पंचायत के विभिन्न अंगों मुखिया, विभिन्न अंग मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षक दल, ग्राम कचहरी आते हैं। ग्राम कचहरी आते हैं, जिसमें मुखिया जो होता है, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। मुखिया किसी पंचायत का प्रधान, मेन वही होता है, ठीक है ना। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है, जिसको वार्ड के रूप में, वार्ड को ही बनाया जाता है, उप मुखिया होता है। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर समझो कि ग्राम पंचायत के विभिन्न अंगों में मुखिया, ग्राम सभा, ग्राम रक्षक दल और ग्राम कचहरी आते हैं। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रधान होता है। मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया होता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की क्या होती है, यहाँ पे ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका, जिससे ग्राम पंचायत के 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत की क्या है, व्यवस्थापिका होती है। व्यवस्थापिका होती है जिसमें ग्राम पंचायत के 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। ग्राम रक्षक दल, ग्राम रक्षक दल ग्राम पंचायत की रक्षा व्यवस्था होती है, पुलिस प्रशासन होती है। अब देखिए ग्राम पंचायत में एक चौकीदार होता है,
एक दो चौकीदार होता है ग्राम हर पंचायत में एक चौकीदार जरूर, मतलब हर गांव में, मतलब हर गांव में एक पंचायत, जितना गांव होता है उसमें दो चौकीदार रहता है, हर गांव में दो चौकीदार जरूर रहेगा। ठीक है, तो वही कहा गया ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत की पुलिस व्यवस्था होती है, जिसमें 18 वर्ष से 30 से वर्ष के आयु के लोग उसके सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना। ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत की न्यायालय होता है, जहाँ पे न्याय सुनाया जाता है, इसमें सरपंच लोग अपना न्याय सुनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सब क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता में सरदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता में सरदारी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है। सत्ता में सरदारी, सत्ता में सरदारी का अर्थ समाज के सभी वर्गों को शासन में भागीदारी बनाकर सत्ता की सरदारी द्वारा समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी बनाने में उसका यहाँ पे समावेशी विकास होता है। देखिए सत्ता में सरदारी का मतलब होता है समाज के हर व्यक्ति का उसमें भागीदार हो। जैसे कि अगर स्कूल बना तो समाज के हर व्यक्ति का है, अगर मंदिर बना समाज के हर व्यक्ति का है, अगर रोड बन रहा है समाज के हर व्यक्ति का है, अगर आपके बगल में अगर मैदान है, पार्क है, समाज के सब व्यक्ति का है, उसमें आपको सभी का भागीदारी है। तो ये कहता है सत्ता में सरदारी का अर्थ अर्थ होता है समाज के सभी वर्गों का शासन में भागीदारी। ठीक है ना, शासन में भागीदारी बनाना, शासन में भागीदारी बनाना। सत्ता की साझेदारी द्वारा समाज के सभी वर्गों के सत्ता में भागीदारी बनाने बनाने से उसकी समावेशी विकास होता है। अगर उसकी में भागीदारी बनाएगा तो उससे समावेशी मतलब पूरे समाज का विकास होगा। तथा लोकतंत्र का क्रांति संभावना नहीं रहती है। और लोकतंत्र में जो क्रांति, जो लड़ाई होता है, जो झगड़ा झंझट दंगा होता है, ये नहीं होगा। अगर समाज के सभी व्यक्ति अगर समाज के कल्याण चाहने लगेंगे तो दंगा ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ। इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। धीरे धीरे क्वेश्चन करके सब पढ़ाई होगा। क्लास 10 शिक्षा सेतु क्लास 10 का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और याद रखना चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरे दोस्त नंबर दिख रहा है, पीडीएफ नोट्स मात्र 199 का ऑल सब्जेक्ट का है, लेने का प्रयास करना क्रैश कोर्स जरूर लीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।